तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम आव्यूह यानी मैट्रिक्स को बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं। हम आव्यूह के हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डीपली कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और हमारे पास 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। तो हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे, जिससे कि दोबारा उस टॉपिक को हमें पढ़ना ना पड़े, क्योंकि हमारे पास अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आप क्या करिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा तो आप एक बार क्लास लास्ट तक देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। आप उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, आपसे खुद से आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। तो आव्यूह को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। उसके बाद हम आव्यूह को आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं पंक्ति। सबसे पहले हम समझते हैं पंक्ति। हम बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, 2.5 से 3 महीने में आपके आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पंक्ति समझते हैं। पंक्ति जैसे मान लो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, 5, 2, 8, 7, 6। मान लो ये 5 संख्याएं हमारे पास है। अब अगर इन 5 संख्याओं को हम ऐसे क्षैतिज रेखा में लिख लो, आप क्षैतिज रेखा में, अगर हम इन संख्याओं को ऐसे क्षैतिज रेखा में लाइन से लिख दें तो हम इसे बोलेंगे पंक्ति। कैसे? जैसे मान लो यह 5, पहले हमने 5 लिख दिया, फिर उसके बाद 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 8 लिख दिया, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 6। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कि ये हमारी एक पंक्ति हो गई। यानी हमने अवयवों को क्षैतिज रेखा में, जो ये संख्याएं से हम अवयव बोल सकते हैं, इनको हमने क्षैतिज रेखा में लिख दिया, तो इसे हम बोल देंगे कि ये हो गई हमारी एक पंक्ति। ठीक है, ये होगी हमारी पंक्ति। यानी जो भी संख्या हमें दी हुई होंगी उन्हें अगर हम ऐसे क्षैतिज रेखा में लिख दें, अगर उन्हें हम क्षैतिज रेखा में लिख दें तो उसे हम बोलेंगे पंक्ति। और पंक्ति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रो। तो इसलिए जो पंक्ति होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। यानी जो भी हमारी पंक्ति होगी उसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले जो भी हम तत्व होंगे, हमारे पास अवयव होंगे, उनको हम क्षैतिज रेखा में लिख दें तो उसे हम बोलते हैं पंक्ति। और पंक्ति को हम किससे लिखते हैं? आर से। अब अगर हमारे पास मान लो एक पंक्ति है तो उसे हम R1 लिख देंगे, 2 पंक्ति है उसे हम R2 लिख देंगे, 3 पंक्ति है उसे हम R3 लिख देंगे। अभी हमने क्या समझा? पंक्ति समझ ली, और ये क्या समझ लिया, और पंक्ति को प्रदर्शित किससे करते हैं वो समझ लिया। अब इसके बाद हम समझते हैं स्तंभ। इसके बाद हम समझते हैं स्तंभ। स्तंभ। अब अगर इन्हीं संख्याओं को हम ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी ऐसे, पहले हम 5 लिखें, उसके नीचे 2 लिखें, उसके नीचे 8 लिखें, उसके नीचे 7 लिखें, फिर उसके नीचे 6 लिखें, तो इसे हम बोलेंगे स्तंभ। यानी अगर हम संख्याओं को ऊर्ध्वाधर रूप में लिख दें तो उसे हम बोलेंगे स्तंभ। और स्तंभ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉलम। इसलिए जो स्तंभ होता है उसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया कॉलम, ये हो गई पंक्ति। तो हमने क्या समझ लिया? हमने पंक्ति और स्तंभ समझ लिया। अगर हम जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्षैतिज रेखा में लिख दें तो उसे हम बोलेंगे पंक्ति, और अगर उन्हीं संख्याओं को हम ऊर्ध्वाधर रूप में लिख दें तो उसे हम बोलेंगे स्तंभ।
जो पंक्ति होती है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और जो स्तंभ होता है उसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने पंक्ति और स्तंभ समझ लिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आव्यूह क्या होता है। हमने पंक्ति स्तंभ समझ लिया, अब आपको आव्यूह आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं आव्यूह। आव्यूह सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो आव्यूह होती है वो क्या होती है। एक प्रकार की व्यवस्था होती है। क्या होती है? जो आव्यूह होती है वो एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार रूप में लिखते हैं। हम लिख ले रहे हैं कि ये जो आव्यूह होती है क्या होती है, एक प्रकार की व्यवस्था होती है। हम लिखेंगे, आपको समझ लो आप, अगर लिख दे रहा हूँ कोई बात नहीं, लिख लो आप, नहीं समझ लो, ठीक है। जो आव्यूह होता है वो एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें क्या करते हैं हम, जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार रूप में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं आव्यूह। और आप ये समझ लीजिए, आयताकार मतलब जो वर्ग होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक आयत होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, हमारे पास संख्याएं तो कुछ भी हो सकती है, अभी हमने देखा। तो उन संख्याओं को मान लो ऐसे पंक्ति में, मान लो कुछ भी संख्या है, उन संख्याओं को हमने पहले ऐसे पंक्ति में, उन संख्याओं को हम ऐसे, समझ लिया हमने, जो आव्यूह होती है एक प्रकार की व्यवस्था होती है, ठीक है। उन संख्याओं को हम ऐसे पंक्ति में, ये क्या होगी, पंक्ति। क्षैतिज में अगर मैंने रख दिया तो क्या हो गई, पंक्ति, ये पंक्ति। और अगर इन संख्याओं को हमने ऊर्ध्वाधर रूप में लिख दिया ऐसे, ये क्या हो गए, कॉलम यानी स्तंभ। तो एक ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इन संख्याओं को हमने निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में लिख दिया। तो जो ये व्यवस्था होती है इसे हम बोलते हैं आव्यूह, ठीक है। इसे हम बोलेंगे आव्यूह। यानी एक ये पंक्ति हो गई, और पंक्ति को हम लिखते किससे हैं, पंक्ति को लिखते हैं हम R से, भी बताया था ना। तो जो ये पहली पंक्ति होगी उसे हम लिख देंगे R1, ये है दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति को हम किससे लिखेंगे, R2, ये हो गई हमारी तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति को हम किससे लिखेंगे, R3। अब ये हो गया हमारा पहला कॉलम। कॉलम को किससे लिखते हैं हम, C से, तो ये हो जाएगा C1, और ये हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम है, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3। तो जो ये व्यवस्था होती है, इन्हें हमने संख्याओं को निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में लिख दिया। अब क्या करते हैं, इन्हें हम कोष्ठक में अच्छा दिखने के लिए इन्हें हम कोष्ठक में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसे हम अब बोलेंगे, जो ये है वो क्या है हमारी, वो हमारा है एक आव्यूह है, ठीक है। और जो आव्यूह होता है, आव्यूह वो हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लो इसे हम प्रदर्शित, ये आव्यूह हो गया, इसे हम कैपिटल लेटर मान लो A से प्रदर्शित कर देते हैं, ये हो गया A के बराबर, ये हो गया आव्यूह। अब इनकी जगह कोई संख्या हो सकती है, जैसे मान लो आव्यूह कैसे प्रदर्शित करते हैं, A से कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो हो गया A बराबर, मान लो कोई संख्या होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या होगी, ये होगी R1, ये हो जाएगी R2, ये हो जाएगी R3, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3।
यानी हमने संख्याओं को निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में लिख दिया, फिर हमने कोष्ठक से बंद कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक आव्यूह। अब आपको ये आव्यूह समझ में आ गया। अब आप ये समझिए, जिसमें पंक्तियों की संख्या होती है, इसमें पंक्ति 3 है और स्तंभ भी 3 है, इसमें भी पंक्ति 3 है और स्तंभ भी 3 है। तो ऐसा नहीं होता कि हर जगह पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, कम ज्यादा भी हो सकती है। ये निश्चित नहीं है कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या निश्चित ही हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आव्यूह। इसके और एक दो उदाहरण देख ले रहे हैं। मान लो b बराबर हो गया कोई 2, 4, 8, 12। ठीक है, ये हो जाएगी R1, ये R2, ये C1 और ये हो जाएगा C2। ठीक है, और एग्जांपल मान लो C बराबर देख लो, नहीं C नहीं लो, C तो कॉलम हो जाएगा। ऐसे जैसे मान लो कुछ भी मान लो। ठीक है, तो संख्याओं को हम निश्चित पंक्तियों और स्तंभों में लिख देंगे तो क्या हो जाएगी आव्यूह। आव्यूह को हमने समझ लिया। अब हम आव्यूह को लिखने का ढंग और समझ ले रहे हैं कि हम आव्यूह को किस किस तरीके से लिखते हैं। आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई आव्यूह है a बराबर, कोष्ठक लगाना आपको जरूरी है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, ये आव्यूह है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? एक तो तरीका ये हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये तरीका हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2, 4, 6, 8, ऐसे कोष्ठक में भी लिख सकते हो। एक तरीका और है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2, 4, 6, 8। इन 3 तरीकों से हम आव्यूह को लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ऐसे ही लिखते हैं। 1 मिनट रुकना, आपको दिख रहा है? ठीक है, ये हमने समझ लिया। आव्यूह को हम इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आव्यूह का पूरा, ये हमने समझ लिया आव्यूह। अब हम इसके आगे समझते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम और कोटि हम समझ ले रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कितनी भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कोई एक है, उदाहरण समझ ले रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, 2, 5, 3। इसमें कितनी पंक्ति 3 है, 1, 2, 3 और कॉलम 2 है। तो ये भी हमारा क्या है, आव्यूह है। ठीक है, ये हमने समझ लिया आव्यूह। अब हम इसके बाद समझते हैं आव्यूह का क्रम और कोटि। आपको क्लास में कहीं भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अब हम समझते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि। हमने अभी इससे पहले ये समझा कि जो आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं, जरूरी नहीं कि उसमें बराबर हो। ठीक है, बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। इसी प्रकार जो आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है और स्तंभों की संख्या भी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसमें पंक्तियों की संख्या भी कितनी भी हो सकती है और स्तंभों की संख्या भी हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या हम m मान ले रहे हैं और स्तंभों की संख्या हमने मान ली n। स्तंभों की संख्या हमने मान ली n। तो आप जब भी आपसे पूछे कोटि, जब भी आपसे पूछे आव्यूह की
कोटि। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, अवयव में जितनी पंक्ति, यहाँ पर हमने क्या मान रखी है, पंक्तियों की संख्या m। तो आप सबसे पहले आपको कोटि में सबसे पहले लिखनी है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ये हो गई कोटि। आपको कोटि आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ लिखना है कोटि क्या हो गई, m गुणा n। ये हो गई अवयव की कोटि, ये हो गया अवयव की कोटि। अब एक एग्जांपल से हम समझ ले रहे हैं, जैसे मान लो a बराबर है 2 3 5 8 7 9। तो इसमें आपसे पूछा है कि इसमें कोटि बताओ, तो इसकी कोटि क्या होगी, कोटि पूछे तो कोटि में क्या करना है आपको, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है। पंक्ति कितनी है, एक ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति, दो पंक्ति, तो ये हो गई 2, बीच में क्या है गुणा, गुणा लगा दिया। उसके बाद स्तंभों की संख्या 1 2 3, 3 स्तंभ है, 1 2 3, 3 स्तंभ है तो 3। ये हो गई अवयव की कोटि। आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है, आपको बस ऐसे ही लिखना है। इससे हमें क्या पता चलता है, और जो कोटि होती है उसको कहाँ पे, यहाँ पे लिखा जाता है 2 गुणा 3। इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे मान लो हमें कोटि दी है, तो इसमें से हमें क्या पता चलता है, जो पहली संख्या होती है वो क्या होती है, वो हमें ये बताती है कि जो अवयव है उसमें कितनी पंक्तियां हैं, और जो दूसरी संख्या होती है वो हमें ये बताती है कि जो ये अवयव है उसमें कितने स्तंभ हैं, ठीक है। कोट से हमें क्या पता चलता है, अवयव में कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो कोई अवयव है 2 3 4 3 8 12 15 2 8, तो इसमें 1 2 3 पंक्ति है, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है 3 गुणा, और 3 कॉलम है, 1 2 3 3। तो अगर हमसे पूछे कौन सा अवयव है तो हम बोल देंगे 3 गुणा 3 का अवयव है, यानी इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। हमें अवयव दिया होगा और हमसे पूछे इसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो कितनी है बताओ, तो हम बता देंगे 3 पंक्तियों की संख्या है। स्तंभों की संख्या कितनी है तो हम बता देंगे 3 स्तंभों की संख्या है। तो ये होगी हमारी अवयव का क्रम या कोटि। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको बस नहीं, पहले आपको जो अवयव होता है उसमें कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं मतलब कोई भी। तो हमने जो पंक्तियों की संख्या होगी उसे हमने n मान लिया, और जो स्तंभों की संख्या होगी उसे हमने n मान लिया। और जो कोटि होती है उसमें क्या होता है, पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी होती है हमें, फिर स्तंभों की संख्या लिखनी होती है, यानी m गुणा n, ठीक है। तो हमसे ये अवयव था, इसमें पहले हमने पंक्तियों की संख्या लिखनी होगी, फिर स्तंभों की संख्या, यानी जो कोटि होती है वो हमें ये बताती है कि अवयव में कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। तो ये हो गया अवयव का क्रम और कोटि। अब हम समझ लेते हैं अवयव के तत्व। अब हम समझ ले रहे हैं अवयव के तत्व। अवयव के तत्व, अवयव के तत्व। जैसे मान लो कोई अवयव है a बराबर 2 4 3 5, ये कोई अवयव है। तो जो ये होती हैं संख्याएं 2 4 3 5, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं अवयव, यानी कि तत्व। यही होते हैं हमारे अवयव यानी तत्व। और जो तत्व होते हैं, चलो ये समझते हैं अभी।
ठीक है, ये होते हैं तत्व। अब हम ये समझते हैं तत्व का व्यापक रूप यानी तत्व को लिखने का ढंग। तो हम सबसे पहले जैसे ये अवयव हो गया, और जो अवयव होता है उसको हम लिखते किससे, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर ये ए है तो तत्व क्या होंगे, स्मॉल ए। ठीक है, यानी जो ये कैपिटल होता है, अगर हम स्मॉल से जो अवयव होते हैं उसके हम उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। और जो तत्व को लिखने का ढंग होता है, जैसे मान लो कोई अवयव है, ये दो है, तो आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, आपको अवयव और नीचे अवयव, जो अवयव हो हम पहले इधर लिखेंगे कौन सी पंक्ति, यानी जो अवयव है वो कौन सी पंक्ति में है, कौन सी पंक्ति में है। पहले हम अवयव लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कौन सी पंक्ति में है, फिर हम लिखेंगे कौन से, अभी हम समझते हैं इसे, ठीक है, कौन से, कौन सी पंक्ति, कौन सा स्तंभ। जैसे मान लो ये दो है, तो ये दो है, दो को अवयव अवयव है, जैसे हम लिखेंगे किससे, ए से लिखेंगे। लेकिन फिर हमें अवयव को लिखने का ढंग होता है, पहले हमें लिखनी होती है कौन सी पंक्ति। तो ये कौन सी पंक्ति है, ये हमारी पहली पंक्ति। ये कौन सी है, पहली पंक्ति है, तो हमने ये लिख दिया वन, यानी ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। फिर हमें लिखना होता है कौन से स्तंभ में, तो ये कौन से स्तंभ में, ये हमारा C1 है, यानी पहला स्तंभ है। तो ये क्या हो जाएगी, पहला, यानी A11। इसे लिखने का ढंग क्या है, 1 1, A11। यानी हमसे अगर पूछ दे, ये हमें कोई अवयव दे दिया, फिर हमसे पूछ दे इसमें A11 बताओ, तो हम A11 क्या बताएंगे, 2। और जो ये 3 है, इसे हम कैसे ए से लिखेंगे, पहले हमें लिखनी होगी कि कौन सी पंक्ति में है ये, तो कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में, ये तो ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, यानी ये होगा A12। और ये 4, तो इसे हम ए से लिखेंगे। और कौन सी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, यानी ये हो गया A2। और कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में, यानी ये हो गया A21। अब जैसे मान लो 5 है, ये होगा A, ये कौन सी पंक्ति में है, पहले दूसरी पंक्ति में है, और कौन से स्तंभ में है, पहला दूसरा, यानी दूसरे स्तंभ में है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमें सिर्फ ये दिया होता, ये अवयव दिया होता 2 4 3 5, और हमें इसमें पूछ देता कि इसमें A22 बताओ, कौन सा तत्व है A22 बताओ, A22, यानी ऐसा तत्व बताओ जो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में कौन सा है, 5, A22, तो ये हो जाएगा 5। इसमें हमसे पूछ दे A12 का मान बताओ, यानी ऐसे अवयव का मान बताओ जो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन सा है, 3, यानी A12 का मान हो जाएगा 3। तो ये ऐसे ही होता है, अगर हमसे पूछे A11 का मान, तो A11 का मान हो जाएगा 2, A21 का मान, A21 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये होता है अवयव को लिखने का ढंग। अवयव को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए से, और ये होता है अवयव को लिखने का ढंग। ठीक है, और तत्व का जो व्यापक रूप होता है, तत्व का व्यापक रूप, तत्व का यही होता है, तत्व का, ये समझने के लिए है आपके, तत्व का व्यापक रूप प्रदर्शित किससे करते हैं, ए से, फिर आई। आई क्या होती है, पंक्तियों की संख्या, फिर जे, A I J, पहले पंक्ति, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, इसमें लिख लेते हैं। आई क्या होती है, आई बराबर पंक्ति और जे बराबर स्तंभ। वही बात है, पहले में पंक्ति लिखनी है फिर स्तंभ में। मेन तो मैं ये है कि समझ में आना चाहिए ना, ये थोड़ी आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा, आपसे तो ये पूछेगा A11 अवयव दे देगा और पूछेगा A11 का मान बताओ या A21 का मान बताओ, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्व का व्यापक रूप, यानी A I J, पहले पंक्ति हमें लिखनी है फिर स्तंभ लिखना है। आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ। तो ये हो गया अवयव के तत्व, कि तत्व क्या होते हैं वो हम समझ लिए, और तत्व को लिखते कैसे हैं वो समझ लिया हमने। अब हम ये समझते हैं कि कोई अवयव है उसमें कितने तत्व हैं, वो हम कैसे निकालेंगे, यानी अवयवों की संख्या। अवयवों की
संख्या। तो ये कितने कोटि का कोट हमने पढ़ चुके हैं, तो इधर आपको ये लिखना जरूरी है कि ये 2 गुणा 2 का अवयव, यानी 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। अब जैसे अवयवों की संख्या, इसमें कोटि क्या है इसकी, कोटि है 2 गुणा 2। तो अवयवों की जो संख्या होगी वो आपको क्या करना है, ये गुणा करके लिख देना है, 2 दूनी 4, यानी जो 2 गुणा 2 का अवयव होगा उसमें कितने तत्व होंगे, 4 तत्व होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, आपको गुणा करके लिख देना है। यानी जो कोटि होती है वो क्या होती है, हमने भी पढ़ी थी, वो क्या होती है, कोटि होती है m गुणा n, और जो संख्या होती है उसे हम गुणा करके लिख देते हैं, यानी m n। जैसे मान लो कोई अवयव है 2 3 4, जैसे मान लो ऐसे दिया होगा, जैसे मान लो कोई अवयव है कोई अवयव है 3 गुणा 4 का, जिसकी कोटि है 3 गुणा 4। हमसे पूछी है अवयवों की संख्या, तो संख्या क्या होगी आपको, ये होगी 3 गुणा 4 का अवयव है, यानी इसमें 3 पंक्ति हैं और 4 क्या है, 4 स्तंभ है, यानी ये हो गई m और ये हो गई n। तो आपको गुणा करके लिख देना संख्या m गुणा n। तो ये आ जाएगा, m का मान है 3, n का मान है 4, ये हो जाएगा 12। ये होगी अवयवों की संख्या। ठीक है, तो आपको ऐसी अवयवों की संख्या निकालनी है। तो ऐसे आपको अवयवों की संख्या निकालनी है। आप अवयवों की संख्या भी आराम से निकाल पाओगे। आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लो हमें दे दिया गया कोई अवयव है 5 गुणा 4 क्रम का, जिसमें 5 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। ये हो जाएगा m का मान, ये हो जाएगा n का मान, और इसमें जो संख्या होगी, संख्या क्या होती है, m गुणा n। m का मान है 5, n का मान है 4, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकाल लेनी है। अभी हम सवाल भी करके देखेंगे कुछ। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं, जैसे मान लो एक बार वो और समझ लेते हैं एक बार, व्यापक रूप। कहाँ जा रहे हो यार। अब हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी पंक्ति, हमने समझ लिया है कोई भी अवयव होगा उसमें कितनी भी पंक्ति हो सकती हैं और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। अब जैसे मान लो उसी पंक्ति, जैसे मान लो कोई अवयव है, तो जो पहला तत्व होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, a11 से, ये हो जाएगा a12, ये a13, तीसरे कॉलम में 3 हो जाएगा a14, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। ये पहली पंक्ति हो गई, और ये मान लो इसमें कितने हमने माने थे, वो कॉलम कॉलम हमने माने थे n, तो ये हो जाएगा a1n, ये हो जाएगा a1n। अब ये आ गई दूसरी पंक्ति, ये हो जाएगा a21, a22, a23, a24, डॉट 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 2 a2n, ये हो जाएगी a, तीसरी पंक्ति तो हो जाएगी a3, और कॉलम कौन सा है, पहला हो जाएगा a31, ये a32, a33, a34, डॉट डॉट डॉट, ये मान लो हो जाए कौन सा कॉलम है, nवां कॉलम, ये हो जाएगा a3n। अब ऐसे डॉट 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 मान लो चली आ रही है, ये तीसरी पंक्ति है, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, मान लो ऐसे आ गई mवीं पंक्ति। पंक्तियों की संख्या हमने यहाँ मान रखी थी ना, तो mवीं पंक्ति आ गई, तो ये हो जाएगा am1, ये m2, am3, am4, डॉट 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 amn। ये मान लो कोई अवयव है, कौन सा अवयव है, m गुणा n क्रम का, जिसमें m पंक्ति है, m पंक्ति, हाँ m पंक्ति है और n कॉलम है, तो ये हो जाएगा m गुणा n क्रम का अवयव। इसे आपको लिखना कैसे होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है a बराबर a i j m गुणा n, ये होता है अवयव का व्यापक रूप। ठीक है,
आई क्या होती है? आई पंक्ति होती है। जे क्या होता है? जे होता है स्तंभ। 3 2 गुणा 3, ठीक है। तो ये हो गया व्यापक रूप। क्या होता है? ए आई जे एम गुणा एन। एम पंक्ति होती है, ए पंक्ति होती है आई, और जे क्या होती है? स्तंभ होता है, ठीक है। ये पंक्तियों की संख्या होती है, एम गुणा एन क्रम का आव्यूह। इससे हम कितना भी बड़ा आव्यूह हो सकता है, कितनी भी पंक्तियां हो सकती हैं और कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। अब जैसे मान लो हमें कोई आव्यूह दिया है ए बराबर 2 3 5 3 5 8 नहीं 2 3 5 4 6 8 7 9 1। इसमें हमसे ये पूछा है पहले a11 का मान, तो ये 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है, ठीक है। 3 पंक्ति है 3 स्तंभ, तो ये कौन सा होगा? 3 गुणा 3, 3 क्रम का आव्यूह हो गया। हमसे इसमें पूछा a11 का मान बताओ, a12 का मान बताओ, a13 का मान बताओ, a22 का मान बताओ, a23 का मान बताओ, a24 का मान बताओ, a31 का मान बताओ, a32 का मान बताओ, a33 का मान बताओ। चलो बताओ। तो इसका क्या मतलब? ए का मतलब हो गया अवयव। अवयव को में से लिखते हैं, तो वो अवयव बताओ जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में हो। तो ये हो गई पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में हो, तो ये हो गया पहले स्तंभ। तो क्या हो गया? ये a11 का मान हो गया 2। जो 2 है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। फिर हमसे पूछा a12 का मान बताओ, जो पहली पंक्ति में हो और दूसरे स्तंभ में हो, यानी कौन सा हो गया? 4। फिर हमसे पूछा a13 का मान बताओ, जो पहली पंक्ति और दूसरे, जो पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में हो। तो पहली पंक्ति तो ये हो गई और तीसरा कॉलम ये हो गया, यानी ये हो गया 7 का 7। फिर हमसे पूछिए a22 का मान बताओ, तो ये हो गया दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, यानी 6। 24 नहीं यार, 21 देखो, ये 22 का मान हो गया 6 और ये 23, यानी ऐसा तत्व जो दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में हो, यानी 9। ये हो गया a21, यानी जो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम में हो, ये हो गया 3। ये होगा a31, यानी ऐसा अवयव जो तीसरी पंक्ति में हो और पहले कॉलम में हो। तो तीसरी पंक्ति ये हो गई और पहला कॉलम कौन हो गया? ये हो गया, तो ये हो गया 5। ये a32, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम 8। a33, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, ये हो गया 1। तो ऐसे आपको निकालना है। तो ये हो गया आव्यूह का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमने समझ लिया, हमने सबसे पहले पंक्ति समझी, स्तंभ समझा, उसके बाद आव्यूह समझा, आव्यूह का क्रम समझा, कोड समझा, अवयव को लिखते किससे हैं वो समझा, अवयव के तत्व को समझा, और अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं वो समझा, ठीक है। तो हमने, ये हो गया हमारा आव्यूह का इंट्रोडक्शन। अब हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। चलिए हम एक दो सवाल देख ले रहे हैं, जैसे 1 मिनट रुकना। हम ये देख रहे हैं, जैसे 1 2 सवाल और करके देख ले रहे हैं अभ्यास के, यानी एक्सरसाइज जो हमारी है 3A। कौन सी? 3A। उसका पहला सवाल हम देखेंगे, जैसे हम समझा देख लें वो समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला सवाल है, उसमें दे रखा आव्यूह, दे रखा हमें आव्यूह है जो वो दे रखा है 2 2 1 2 2 1 -3 0 4 4 - 4 7 4 - 4 7 7 6 5 7 6 5। इसमें क्या हमसे सबसे पहले पूछा है कितनी पंक्तियां हैं, जो हमने अभी बिल्कुल आराम से समझा। कितनी पंक्तियां हैं,
फिर हमसे पूछा है दूसरे में बी में कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है। और डी नंबर में हमसे पूछा है इसमें कुल कितने तत्व हैं, इसमें कुल कितने तत्व हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 138 का, ये पहला सवाल है। अब इसमें बताइए, आप इसमें जो भी ऐसा कुछ बताइए जो हमने अभी नहीं पढ़ा है। हमने सारी बातें बिल्कुल बेसिक से क्लियर कर ली। आप देखिए, हमसे सबसे पहले पूछा है कितनी पंक्तियां हैं, तो कितनी पंक्तियां इसमें, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर हमसे पूछा है कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, ये हो गया 4 स्तंभों की संख्या। और फिर हमसे पूछा इसका क्रम क्या है। क्रम क्या लिखते हैं हम, पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। ये हो गई इसका क्रम, यानी आव्यूह का क्रम होगा। फिर हमसे पूछा इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो ये क्या होती है, m, पहले m फिर n। तो तत्व कैसे निकालते हैं हम, m इंटू n। तो m का मान कितना है, 3, और n का मान कितना है, 4। ये हो गए 12 तत्व। आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। ऐसे ही सारे सवाल दिए हैं। जब हम इसका बेसिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये हर्षरूप शर्मा का हमारा पहला सवाल है, हर्षरूप शर्मा मैथ का। ठीक है, तो ऐसे ही हम कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम समझेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अब आपको ये बताना आपको क्लास कैसी लगी। सामने वाला मेहनत कर रहा है, आपको कुछ थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है, कुछ भी लगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना, आपको 2.5 से 3 महीने आप सपोर्ट करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आप छोड़ देना, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो आप। अनसॉल्व भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आपको साथ देना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं हम। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी दिक्कत आ रही है, आपकी जो भी परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मुझसे अगर हो सकेगा मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आप बताइए, मैं जरूर करूंगा अगर मुझसे हो पाएगा। ठीक है, बाकी आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।